एक आलीशान और भव्य महल जिसके एक एक झूमर की कीमत करोड़ों रुपए में है। देश विदेश में फैली करीब 40,000 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति और भारत की राजनीति का एक ऐसा रसूखदार नाम जो दशकों से सत्ता के केंद्र में रहा है। लेकिन इसी शाही चमक दमक के पीछे पिछले 16 सालों से एक ऐसी कानूनी जंग चल रही थी जिसने अदालतों के गलियारों से लेकर अखबारों के पन्नों तक को हिला कर रख दिया था। अब इस हजारों करोड़ की जंग में नया मोड़ आया है। बुआ और भतीजों के बीच ठनी इस जंग की लड़ाई की जड़ क्या थी और अब किस आधार पर इस ऐतिहासिक विवाद का अंत हो रहा है। आज मैं इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी को आपके सामने ला रहा हूँ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस बुनियादी टकराव को समझना होगा जहां एक तरफ भारत का आधुनिक कानून खड़ा था और दूसरी तरफ सदियों पुरानी राजशाही परंपराएं हैं। दरअसल ग्वालियर के राजघराने में सालों से ये माना जा रहा था कि संपत्ति का मुख्य वारिस और मालिकाना हक परिवार के बेटे या पोते के पास ही रहेगा। लेकिन साल 2010 में ये सदियों पुरानी परंपरा देश की अदालत के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 बुआओं यानी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया ने जिला अदालत का रुख किया। बुआओं का सीधा और साफ कानूनी तर्क था कि देश के हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटों की तरह ही बेटियों का भी बिल्कुल बराबर का वैधानिक अधिकार है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष था कि पारंपरिक नियमों और पूर्व के घटनाक्रमों के अनुसार वे ही इस पूरी विरासत के एकमात्र असली हकदार हैं। बस इसी एक कानूनी और वैचारिक मतभेद ने उस मुकदमे को जन्म दिया जिसने एक ही खून के रिश्तों को अदालत में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब ग्वालियर नरेश जीवाजी राव सिंधिया इस दुनिया से विदा होते हैं। जीवाजी का बेटा माधवराव सिंधिया तब केवल 16 साल का लड़का था। उसी दिन एक शख्स राजमहल की दहलीज पर वापस लौटा जिसे पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। नाम था सरदार संभाजीराव अंग्रे। ये वही शख्स था जिसके पिता को एक जमाने में महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने खुद महल से निकाला था। लेकिन उस दिन से ही संभाजी ने राजमाता विजयराजे सिंधिया के जीवन पर ऐसी पकड़ बनाई कि वे कभी नहीं छूटे। माधवराव सिंधिया ऑक्सफोर्ड पढ़ने चले गए। संभाजी ने इधर राजमाता को जनसंघ की राजनीति में उतार दिया। जब इंदिरा गांधी के आपातकाल में विजयराजे सिंधिया को खतरा था तब माधवराव सिंधिया ने नेपाल में मां को बुलाया। लेकिन संभाजी ने राजमाता के कान में यही डाला कि बेटे ने मां को नहीं बल्कि अपनी कायरता को बचाने के लिए बुलाया है। विजयराजे सिंधिया ने खुद को बचाने के लिए नेपाल भाग जाने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया। तब संभाजी ही विजयराजे के सबसे खास सलाहकार हुआ करते थे। संभाजी की चालों से धीरे धीरे मां और बेटे के बीच खाई इतनी गहरी हो गई कि माधवराव सिंधिया ने 1979 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वही कांग्रेस पार्टी जिसने उनकी मां को जेल भेजा था। ये राजमाता के लिए किसी घाव से कम नहीं था, लेकिन संभाजी ने उस घाव को भरने नहीं दिया। सितंबर 1985 में राजमाता ने एक हस्तलिखित वसीयत बनाई। इस वसीयत में उन्होंने अपने बेटे माधवराव सिंधिया और पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। वसीयत में लिखा कि संपत्ति का 2/3 हिस्सा उनकी बेटियों को मिलेगा और 1/3 हिस्सा ट्रस्ट को जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा कि उनके अंतिम संस्कार का अधिकार भी माधवराव सिंधिया को नहीं बल्कि संभाजीराव अंग्रे जैसे विश्वस्त लोगों को होगा। ये वसीयत उस समय किसी को पता नहीं थी। ये एक राज था जो वर्षों तक दफन रहा। जनवरी 2001 में राजमाता विजयराजे सिंधिया का निधन हो गया। उनके जाते ही संभाजीराव ने हस्तलिखित वसीयत सार्वजनिक कर दी। इससे पूरा सिंधिया परिवार हिल गया। माधवराव सिंधिया ने इस वसीयत को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने ज्येष्ठाधिकार परंपरा के आधार पर समस्त संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन इससे पहले कि ये लड़ाई कोई और निर्णायक मोड़ लेती, सितंबर 2001 में विमान हादसे में माधवराव सिंधिया का निधन हो गया और पूरी लड़ाई उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता का रास्ता अपनाया। उन्होंने ग्वालियर की अदालत में दावा ठोका कि रियासत के उत्तराधिकारी की परंपरा के अनुसार ही वे ही इस पूरी संपत्ति के एकमात्र वारिस हैं। दूसरी तरफ उनकी बुआएं वसुंधरा राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया थी। उनका तर्क था कि हिंदू उत्तराधिकारी नियम के अनुसार बेटियों का भी अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है। यहाँ रियासती परंपरा का आधुनिक कानून से और ज्येष्ठाधिकार का महिला अधिकार से टकराव था। इसी दौरान संभाजीराव की भी मौत हो गई थी। फिर 2010 में तीनों बहनें भी कोर्ट में चली गई। अगर हम पिछले 16 साल के पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये कानूनी लड़ाई किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही। साल 2010 में जब तीनों बुआओं ने जिला न्यायालय में अपना दावा पेश कर अपने कानूनी हिस्से की मांग की तो उसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी एक अलग वाद दायर कर दिया गया। दोनों ही पक्षों के मुकदमे जिला अदालत में सालों तक चलते रहे। वकील दलीलें देते रहे, तारीखें आगे बढ़ती रही और ये पारिवारिक खाई और चौड़ी होती गई। देखते ही देखते साल 2017 आ गया। फिर ये मामला जिला अदालत से निकलकर सीधे ग्वालियर हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया।
हाई कोर्ट ने सिविल रिवीजन के तहत इस पर नए सिरे से सुनवाई शुरू की। दोनों ही पक्ष कानूनी रूप से बेहद मजबूत थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन अदालत भी जानती थी कि ये सिर्फ जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए अदालत की देखरेख में दोनों पक्षों के बीच कोर्ट से बाहर आपसी सहमति बनाने का प्रयास तेज किए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने इस राजीनामे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों को 3 महीने का एक निश्चित समय दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से बिचौलियों की फीस भी जमा करा दी गई, लेकिन इससे पहले कि विवाद निपटारे की तरफ बढ़ता, कानूनी बिचौलिए की मौत हो गई। मार्च 2020 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे विवाद की दिशा को ही बदल कर रख दिया। कोविड का पहला दौर शुरू हुआ था और कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार हिल रही थी। 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और अगले ही दिन यानी 11 मार्च 2020 को भाजपा ज्वाइन कर ली। जो परिवार दशकों से 2 अलग अलग दलों में बटा हुआ था, वह पहली बार एक ही पार्टी की छत के नीचे आ गया। वसुंधरा राजे भाजपा में, यशोधरा राजे भाजपा में और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा के बड़े नेता अमित शाह को 16 अक्टूबर 2022 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के जय विलास पैलेस में डिनर पर बुलाया। कहते हैं कि अमित शाह ने ही इस राजनीतिक परिवार के मेल मिलाप और समझौते की जमीन तैयार की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी जंग में दांव पर क्या लगा था? ऐसी कौन सी चीजें थी जिनके लिए देश के इतने बड़े दिग्गज दशकों से लड़ रहे थे, वो 16 साल तक कानूनी दांवपेच में उलझे हुए थे। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी आज की तारीख में करीब 40,000 करोड़ रुपए की कीमत है। इस विशाल संपत्ति में सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक विरासत शामिल है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ग्वालियर के भव्य और ऐतिहासिक जय विलास पैलेस का, जो अपनी वास्तुकला और दुनिया के सबसे विशालकाय झूमरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा शिवपुरी में स्थित माधव विलास पैलेस, हैप्पी पैलेस और जॉर्ज कैसल जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी इस विवाद का हिस्सा हैं। यही नहीं, उज्जैन की प्रसिद्ध कालियादेव पैलेस और देश की राजधानी दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में स्थित ग्वालियर हाउस और सिंधिया विला जैसी बेशकीमती संपत्तियां भी इस कानूनी लड़ाई के दायरे में है। इन विशाल महलों और अरबों की जमीन पर मालिकाना हक की जंग ही इस पूरे विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु है। सालों तक चली इस लंबी और थका देने वाली कानूनी खींचतान के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक मोड़ आ गया जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। इस महाविवाद का अंत किसी अदालती फैसले, किसी की जीत या हार से नहीं हो रहा है, बल्कि इसका आधार बना है आपसी सहमति और राजीनामा। दोनों ही पक्षों ने बेहद समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस 16 साल पुराने विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है। हाल ही में दोनों पक्षों के बीच आपसी रजामंदी से तैयार किया गया पूरा समझौता पत्र यानी सेटलमेंट डीड जिला अदालत में प्रस्तुत कर दी गई है। आने वाली 8 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में दोनों पक्षों की औपचारिक उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी, जिसके बाद इस समझौते पर अदालत की अंतिम मुहर लग जाएगी और औपचारिक पुष्टि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बात साफ कर दी है कि जब बात परिवार की गरिमा, मान सम्मान और परंपराओं की हो तो अदालती लड़ाइयों से बेहतर आपस में बैठकर रास्ते निकालने चाहिए। इस समझौते के बाद न सिर्फ कोर्ट ने सालों से लंबित एक बड़ा मामला हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, बल्कि देश की राजनीति के इन बड़े चेहरों के बीच पारिवारिक रिश्तों की एक नई शुरुआत भी होगी। ये थी सिंधिया परिवार के 40,000 करोड़ रुपए के संपत्ति विवाद की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि राजघरानों के ऐसे मामलों में आधुनिक कानून और बेटियों के अधिकारों को परंपराओं से ऊपर रखना एक सही कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।